हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तैयारी आपकी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। तैयारी बिल्कुल पीक पॉइंट पे होगी। उस पीक पॉइंट होने का मेन रीज़न क्या है कि अब टाइम लगभग कम बचा है। तो जितना टाइम कम बचा है उसको लेकर आज की इम्पोर्टेंट क्लास है। ये यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी मेगा टेस्ट है। 100 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, वो भी टॉप लेवल के। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं सीडीपी में, उनके ऊपर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर अभी तक आप एक अच्छी वीडियो की तलाश कर रहे थे, कंसेप्चुअल वीडियो की तलाश कर रहे थे, तो बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे हैं, सही जगह पे हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, एंड तक बने रहना है। ये 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको चैलेंज देगा, आपकी तैयारी को चेक करेगा कि आपने किस लेवल की तैयारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर्स हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर्स देखेंगे। बट करना आपको ये है कि आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। 100 क्वेश्चन को चेक करके आप ये लगाइए कि कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कितने आंसर आपने सही किए हैं। ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी का लेवल चेक होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, थॉर्नडाइक, स्किनर, डेवी, रूसो, फ्रायड, एरिक्सन और मॉन्टेसरी, इनसे इनके ऊपर ही 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्योंकि ये यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनके ऊपर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब अलग से कहीं भी आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पियाजे, फ्रायड और वाइगोत्स्की। हम इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं हमको, रिवाइज करने हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत वो किसने दिया है? फ्रायड ने। किसने दिया है? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? पुनर्बलन, परिपक्वता और अनुभव, दंड, अनुकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्या है? संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? जो संवेदी गामक अवस्था होती है उसकी आयु क्या है? इससे रिलेटेड जो डिटेल्स वीडियो है चैनल पे अपलोडेड है, पूरी क्लास बनाई गई है, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे कि वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मैंने आंसर भी डाल दिया है। आप अपने नोट्सबुक में आप इसको नोट भी करते रहें, आंसर को राइट करते रहें, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये जो क्वेश्चन है, आत्म संकेंद्रण किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप फट से करिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम कम बचा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदी गामक अवस्था। तो इसका आंसर देख लिया जाए क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आत्मीकरण, एसिमिलेशन का अर्थ है नई जानकारी को पुरानी संरचना से जोड़ना, संरचना बदलना, भूल जाना, अनुकरण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना। समायोजन, एकमंडेशन का अर्थ है पुरानी योजना का उपयोग, नई जानकारी के अनुसार योजना बदलना, रटना, पुनर्बल देना।
एकमेंडेशन का क्या अर्थ होता है, इसको आप बताइए फट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नई जानकारी के अनुसार योजना बदलना। संरचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन है, स्किनर, वाटसन, पियाजे और फ्रायड। तो संरचनावाद की जो प्रमुख सपोर्टर है वो कौन है, जीन पियाजे है। कौन है, जीन पियाजे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है, आत्म केंद्रित होता है या अनुकरण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्या है, बी इज द करेक्ट। बी आपका राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर आप फट से बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, ये चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, एकदम एक नंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं है, यूजलेस नहीं है, अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। 11 का राइट आंसर आप बताइए। दोस्तों क्लास आपकी अच्छी चल रही है, फटाफट एक बार थंब कर दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान चलिए कि आप अच्छे क्लास पे हैं, अच्छे के चैनल पे हैं। आज आपके सामने एक अच्छी वीडियो आपको मिली है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। ठीक है। जेड का पूर्ण रूप क्या है, जेड का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक। जेड का संबंध किससे है, जेड का संबंध किससे है, ठीक है ना। व्यक्तित्व, संभावित अधिगम क्षमता, बुद्ध से और स्मृति से। ठीक है। यहाँ आपको संबंध बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है, आप बताइए। इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा है वह किससे संबंधित है, ब्रूनर से, पॉलो से, गार्डनर से, बेने से। ठीक है ना, ब्रूनर, पॉलर, गार्डनर और बेने। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है। तो पुनर्बलन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन दंड है, चौथा ऑप्शन क्या है, वंशानुक्रम है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। निजी वाणी प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी है, निजी वाणी प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी है, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हमको सब क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, केवल संचार का माध्यम, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण, व्यवहार है और आदत है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार देखा जाए अगर भाषा क्या है, तो होता है केवल संज्ञानात्मक विकास का उपकरण। क्या है, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है, व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण, गेस्टाल्टवाद। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट थोड़ा सा। तो सहयोगात्मक अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा होता है। चलिए अब डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको फट से बताना है, बिना टाइम एक्सपेंड किए बताना है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, नियंत्रक की, दंडदाता की, मार्गदर्शक की, निरीक्षक की। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मार्गदर्शक की। क्वेश्चन नंबर 20,
ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? विकास के बाद होता है, विकास को आगे बढ़ाता है, विकास को रोकता है, विकास से असंबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है विकास को हमेशा क्या करता है? आगे बढ़ाता है, कैरी फॉरवर्ड। नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? फ्रायड, एरिक्सन, कोहलबर्ग और पियाजे। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग इज द राइट आंसर। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4 और 5। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? फटाफट आप बताइए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने कितने ऑप्शन बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। अगर पूरी वीडियो देखना है तो चैनल पे विजिट करके पूरी क्लास आप देख सकते हैं। यहाँ पे 100 मेगा टेस्ट चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको अपने नॉलेज को चेक करना है कितनी प्रिपरेशन आपने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ठीक है ना, 4, 5, 6 और 7। प्लस एक क्वेश्चन क्या है, बोर्ड है आपका, कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो क्या है? 6 अवस्थाएं होती हैं। ठीक। दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था किस स्तर में आती है? दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था किस स्तर में आती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक। ठीक है ना। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पूर्व पारंपरिक। अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में आता है? अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में आता है? ये ऑप्शन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक है, उत्तर पारंपरिक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था अवस्था किस स्तर में आती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और नैतिक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक। क्वेश्चन जो रखे गए हैं यूपी टेट लेवल से रखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि सामाजिक अनुबंध अवस्था किस स्तर में आती है? सामाजिक अनुबंध अवस्था किस स्तर में आती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर पारंपरिक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था किस स्तर में आती है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था किस स्तर में आती है? तो सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत अवस्था है वो किस स्तर में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है, उत्तर पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? स्किनर से, पियाजे से, फ्रायड से और रूसो से। तो किससे प्रभावित थे? जीन पियाजे से। हाइंज दुविधा किससे संबंधित है? हाइंज दुविधा किससे संबंधित है? बुद्धि, अधिगम, नैतिक विकास और व्यक्तित्व। जो हाइंज अधिगम है वो किससे संबंधित होता है? वो नैतिक विकास से रिलेटेड होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड और बिने। इसका राइट आंसर क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा दिया गया है। सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है, सब क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी कंप्लीट करेंगे। गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियां बताई हैं? 5, 6, 7 और 8। तो गार्डनर ने देखा जाए प्रारंभ में जो बुद्धियां बताई हैं, कितनी बुद्धियां होती हैं? 7 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। शब्दों के प्रभावी प्रयोग की क्षमता कहलाती है। शब्दों के प्रभावी प्रयोग की क्षमता सांगीतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब हम देखते हैं 34, देखेंगे 34। 34 में क्या है? गणतज्ञों में प्रमुख बुद्धि होती है, गणतज्ञों में प्रमुख बुद्धि होती है भाषिक, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय और प्राकृतिक। तो जब गणतज्ञों की बात करेंगे तो उसमें प्राकृतिक, सांगीतिक और भाषिक का कोई ऑप्शन ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो 34 का क्या होता है? तार्किक गणितीय। क्या होता है? तार्किक गणितीय। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी खिलाड़ियों में प्रमुख बुद्धि होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है ना? शारीरिक गतिज, शारीरिक गतिज, भाषिक होता है, सांगीतिक होता है और प्राकृतिक होता है। तो खिलाड़ियों में अगर बुद्धि की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गतिज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आत्मज्ञान किस बुद्धि से संबंधित है? इसका आप आंसर बताइए, तब तक थोड़ी मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, आत्मज्ञान किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक और भाषिक, ठीक है ना? तो आत्मज्ञान का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आपके अंतःवैयक्तिक से होता है। किससे होता है? अंतःवैयक्तिक से होता है। दूसरों को समझने की क्षमता कहलाती है, दूसरों को समझने की क्षमता कहलाती है प्राकृतिक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अंतर्वैयक्तिक है, संगीतिक है और तार्किक है। अगर दूसरों की जो समझने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाती है। और धीरे धीरे क्लास हमारी आगे बढ़ रही है, हम 38 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। ये जो 38 क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी तक आपने किया है, वो एक लेवल के क्वेश्चन है, यूपी टेट के डिमांड के अनुसार है, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिनको आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस है या यूपी टेट में इसकी उपयोगिता बहुत कम है। तो 38 का आंसर आप करिए कि क्वेश्चन आपके सामने है कि संगीत कारों में प्रमुख बुद्धि होती है, जो संगीतकार होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतिक, भाषिक, प्राकृतिक और तार्किक। तो अगर संगीतकार है तो उसमें संगीतिक ही बुद्धि क्षमता होती है, ठीक है? तो इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 39। 39 में देखेंगे प्रकृति को समझने की क्षमता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, संगीतिक और तार्किक। यहाँ प्रकृति की बात की जा रही है तो आपका प्राकृतिक बुद्धि है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 39 कंप्लीट हो गया। 40, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि है एकल क्षमता, बहुआयामी क्षमता, केवल आईक्यू है, स्थिर योग्यता है। तो गार्डनर ने बुद्धि को क्या माना है? बहुआयामी क्षमता, ठीक है ना? मल क्या है? मल्टी डायमेंशनल कैपेसिटी, बहुआयामी क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 41, अब देखिए 41 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, पाउलो ने, ठीक है? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की जब आप बात करेंगे तो किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, ठीक है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। बिल्ली पिंजरा प्रयोग किसने दिया? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन और कोहलर। तो बिल्ली पिंजरा सिद्धांत जो दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में वही था कि प्रयास में त्रुटि में होता है कि हर व्यक्ति होता है, अगर उसको एक चांस दिया जाए तो बार बार वो गलतियां करेगा, प्रयास करेगा, गलतियां होंगी, फिर एक टाइम पे ऐसा भी होगा उसको रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा करने से हमको ये चीज़ें ओपन हो जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्ली पिंजरा जो सिद्धांत दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसने बिल्ली और एक पिंजरे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि त्रुटि त्रुटि के आधार पे, प्रयास और त्रुटि के आधार पे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम किसने दिया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने और फ्रायड ने। तो 43 का जब राइट आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम।
तत्परता तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तत्परता का नियम किससे संबंधित है? फ्रायड, थॉर्नडाइक, एरिक्सन और रूसो। तो तत्परता का नियम की बात करेंगे तो किससे हो जाएगा? आपका थॉर्नडाइक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, गार्डनर और डेवी। तो अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। एसआर सिद्धांत किससे संबंधित है? एसआर सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, कोहलर, फ्रायड और डेवी। तो एसआर का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो थॉर्नडाइक से है। ठीक है। कनेक्शनवाद का प्रतिपादक कौन है? कनेक्शनवाद का प्रतिपादक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन और पियाजे। स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन और पियाजे। तीसरी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि सही उत्तर के बाद संतोष मिलना किस नियम का उदाहरण है? जब कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि ये किस नियम का उदाहरण है। ठीक है। ये जो होता है ये प्रभाव के नियम का उदाहरण है। ठीक है ना, प्रभाव के नियम का उदाहरण है। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध है, यह कथन किसका है? सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, पियाजे का है, रूसो का और फ्रायड का है। तो 49 में आप देखेंगे 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसका सिद्धांत है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसका सिद्धांत है? पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। यहाँ पे आप देखेंगे थॉर्नडाइक का। क्या है? थॉर्नडाइक का। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपने फील किया होगा कि आज एक बढ़िया क्लास हमको मिली है। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो टॉप लेवल के रखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम डिमांड के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, PYQ बेस रखे गए हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पे बने हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले आप इसको आंसर करिए कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया है? यूपी टेट के एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जो क्लास बनाई गई है एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो 51 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया है? पाउलो ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है या कोहलर ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? BF स्किनर। स्किनर बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और सामाजिक अधिगम से। तो ये BF स्किनर का जो बॉक्स प्रयोग है वो किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का संबंध है व्यवहार बढ़ाने से, व्यवहार घटाने से, बुद्धि बढ़ाने से, स्मृति बढ़ाने से। इसमें देखेंगे ऐसा आपको लग रहा है घटाने छोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ निगेटिविटी है, इसको छोड़ दिया जाए। लगभग तीनों ऑप्शन आपको समान लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपको बताना है कि 53 का राइट आंसर क्या है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो क्या है? व्यवहार बढ़ाने से रिलेटेड है ये। कौन? रीइंफोर्समेंट का संबंध किससे है? व्यवहार बढ़ाने से है। सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है डांटना, पुरस्कार देना, जुर्माना लगाना, कक्षा से बाहर निकालना। ठीक है ना, सकारात्मक की बात की जा रही है तो डांट नहीं सकते हैं, जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, कक्षा से बाहर हम भेज नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? पुरस्कार देना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब हम देखते हैं, ये तो सकारात्मक हो गया। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ दंड देना, अप्रिय परिस्थिति हटाना, पुरस्कार देना, परीक्षा लेना। तो जो नकारात्मक दंड पुनर्बलन जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? अप्रिय परिस्थिति हटाना। दंड का उद्देश्य
क्या है, दंड का उद्देश्य पूछा जा रहा है, व्यवहार बढ़ाना, व्यवहार कम करना, स्मृति बढ़ाना और रुचि बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57, अब धीरे धीरे लगभग हम क्लास हमारी आधी से ज़्यादा चल चुकी है, कंप्लीट हो गई है। तो 57 को आप आंसर करिए, फट से बताइए कि व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक कौन है, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और कोहलबर्ग। जो व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक हैं वो कौन है, बी एफ स्किनर। कौन है, बी एफ स्किनर। ज़्यादा हम लोग डीप पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सीधा सीधा टू द पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे, तब जाके हमारी क्लास जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ आपको बताना है 58 में जो प्रोग्राम लर्निंग है वो किससे संबंधित है, या उसका संबंध किससे है, स्किनर से, रूसो से, फ्रायड से और डीबी से। तो 58 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्किनर से, बी एफ स्किनर उनका पूरा नाम है। टीचिंग मशीन क्या है, टीचिंग मशीन का विकास किसने किया, टीचिंग मशीन का विकास किसने किया, पियाजे, स्किनर, गार्डनर और फ्रायड। जब टीचिंग मशीन के विकास की हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है, बी एफ स्किनर के। अभी आप देखेंगे स्किनर के अनुसार अधिगम का आधार क्या है, स्किनर के अनुसार अधिगम का आधार क्या है, अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, परिपक्वता और नैतिकता। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन किसने किया, रूसो, डीबी, फ्रायड और स्किनर। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया है, डीबी ने किया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए 62 पे, किस पे, 62 पे, शिक्षा जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं, किसका कथन है, रूसो का, डीवी का, मॉन्टेसरी का और एरिक्सन का। 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डीवी, जॉन डीवी। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा है। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा, डेवी ने, फ्रायड ने, रूसो ने, पियाजे ने। तो यहाँ हम देखेंगे जो विद्यालय समाज का अलग रूप है, ये कथन किसका है आपका, फट से बताइए, ये जॉन डेवी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रगतिवादी शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था, यानी प्रगतिवादी शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था, डेवी, लॉक, फ्रायड और गार्डनर। तो 64 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डीबी। क्या है, डीबी। पूरी सीरीज में, पूरे सेटअप में भी आंसर दिए गए हैं। वैसे मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो टाइम आपका कम लगेगा, आसानी से क्लास आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग हमारी 65 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे हैं 35 क्वेश्चन। वो जो 35 क्वेश्चन बचे हैं वो भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप 65 का आंसर आप करिए कि डीबी के अनुसार शिक्षा क्या है, डीबी के अनुसार शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो यहाँ आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है 65 का, वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। यानी डीबी के अनुसार शिक्षा क्या होती है, एक सोशल प्रोसेस है। परियोजना पद्धति किस दर्शन से प्रभावित है, यानी जो परियोजना पद्धति है वह किस दर्शन से प्रभावित है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। ठीक है ना, 66 का जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रयोजनवाद से। ठीक, चलिए, डीबी किस वाद से संबंधित हैं, डीबी किस वाद से संबंधित हैं, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद से। ठीक है, डीबी किससे संबंधित है, प्रयोजनवाद से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि का समर्थन किसने किया, डेवी, रूसो, फ्रायड और स्किनर ने। ठीक है, समस्या समाधान विधि का समर्थन किसने किया है, तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन आएगा, आप नंबर ए इज द करेक्ट।
डीबी के अनुसार विद्यार्थी होता है, डीबी के अनुसार विद्यार्थी होता है, डीबी के अनुसार विद्यार्थी होता है निष्क्रिय, सक्रिय, अनुयायी और नियंत्रित। तो 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। डीबी मानते हैं कि जो बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, वह एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 70 का, किसका? 70 का। लोकतांत्रिक शिक्षा का समर्थक कौन है? डेवी, लॉक, फ्रायड और कोहलर। 70 का आपको राइट आंसर आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसका समर्थक कौन था, तो उसका समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डीवी, ए डेविज। आप देखते हैं 71, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा क्या गया है? प्रकृति की ओर लौट लौट चलो किसका कथन है? रूसो का, लॉक का, डीवी का, फ्रायड का। तो ये कथन जो है ना, ये कथन किसका है? रूसो का। किसका है? रूसो का। एमिल एमिल पुस्तक किसने लिखी? एमिल पुस्तक किसने लिखी? रूसो, लॉक, फ्रॉवेल और मॉन्टेसरी। रूसो, लॉक, फ्रॉवेल और मॉन्टेसरी। तो एविल जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। ठीक है, एविल जो पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए होमवर्क होगा, उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और उसका आंसर में राइट आंसर अगर आप गलत बताते हैं तो उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 73 आप बताइए, बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? रूसो, फ्रायड, स्किनर और थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर क्या है? रूसो। क्या है? रूसो। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट लीजिए, जुबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, जितनी बार इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके जाएंगे उतने टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा कि एग्जाम में आपको हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो रूसो किस बात से संबंधित थे? प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद। रूसो जो थे प्रकृतिवाद से संबंधित थे, इसलिए प्रकृति से रिलेटेड जितने भी आपको स्टेटमेंट मिले, प्रकृति से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा कि किसकी बात की जा रही है? रूसो की बात की जा रही है। नकारात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो ने, लॉक ने, डेवी ने, फ्रायड ने। जो नकारात्मक शिक्षा है उसका प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया है? रूसो ने। किसने? रूसो ने। इसमें जितने भी टॉपिक रखे गए हैं लगभग सभी टॉपिक पे क्लास अवेलेबल है चैनल पे, आप विजिट करके पूरी क्लास को देख सकते हैं। रूसो के अनुसार बालक जन्म से बुरा है, ठीक है, जन्म से अच्छा है, तटस्थ है, असामाजिक है। तो रूसो के अनुसार अगर बालक देखें तो क्या होता है? जन्म से उन्होंने अच्छा माना है। बालक जब जन्म लेता है तब से ही अच्छा होता है, वो बाद में अच्छा बुरा बहुत खराब बनता है, लेकिन पहले क्या होता है? वो अच्छा ही होता है। तो 76 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं 77 की तरफ। यहाँ पे रूसो के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, बालक केंद्रित, विषय केंद्रित। तो यहाँ पे अगर रूसो की हम बात करें, जब रूसो मानते हैं कि बच्चा जन्म से ही आपका अच्छा है तो बालक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाल मनोविज्ञान का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो, फ्रायड, स्किनर, लॉक। रूसो, फ्रायड, स्किनर और लॉक। ठीक है ना? तो बाल मनोविज्ञान का अग्रदूत किसे माना गया है? रूसो को माना गया है। किसको माना गया है? रूसो को। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। 78 हो गया, चलते हैं 79 की तरफ। रूसे ने सबसे अधिक बल दिया अनुशासन पर, स्वतंत्रता पर, दंड पर और पुरस्कार पर। अगर रूसो की बात करते हैं तो रूसो किस पे ज़्यादातर फोर्स किए हैं? स्वतंत्रता पर। जो बच्चे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं, और जो बच्चे बंदिशों में रहते हैं वो उनके सीखने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, यह विचार किससे संबंधित है? यहाँ पे नेचर की बात की जा रही है। जो प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, यह विचार किससे संबंधित है?
रूसो, डीवी, फ्रायड और स्किनर। यहाँ पे चार ऑप्शन है, कौन है? रूसो है, डीवी है, फ्रायड और स्किनर है। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूसो। 81, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने और स्किनर ने। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, ये इसको नोट करिए, 100% चांसेस है कि पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या है? आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है, प्रतिपादन किसने किया है? ये सिद्धांत दिया है आपके सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 83, क्या है? 83, व्यक्तित्व का जैविक भाग कौन सा है? ईगो, सुपर ईगो, आईडी और सेल्फ। व्यक्तित्व का जैविक भाग कौन सा होता है? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपके सब बीएड के सिलेबस का है। अगर बीएड अगर आप अच्छे से किए हैं तो आसानी से कर पाएंगे, या आप डीएलएड किए हैं तो भी आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो 84 में क्या पूछा जा रहा है कि यथार्थ सिद्धांत पर आधारित भाग है। यथार्थ सिद्धांत पर आधारित भाग है। ठीक है ना। इसका आपको क्या बताना है? राइट आंसर बताना है कि जो यथार्थ सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? एडी, ईगो, सुपर ईगो और लिबिडो पे। ठीक है। तो यथार्थ सिद्धांत जो किस पे से है? ईगो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ईगो से। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नैतिक सिद्धांत पर आधारित भाग है। किस पे नैतिक सिद्धांत पर आधारित भाग है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यहाँ बताइए नैतिक सिद्धांत किससे रिलेटेड है? आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो से। अब 86 पे हम पहुंचे हैं। 86 में देखिए क्या है, अचेतन मन पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? ठीक है। अचेतन मन पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? फ्रायड, डीवी, रूसो और स्किनर ने। तो यहाँ पे देखेंगे अचेतन मन पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फोर्स किया है तो सिगमंड फ्रायड ने किया है। ओरल अवस्था की आयु है, ओरल अवस्था की आयु है कितनी मानी गई है? 0 से 1 वर्ष। इसलिए राइट आंसर क्या है? ए है। फटाफट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। एनल अवस्था की आयु है, एनल अवस्था की आयु है कितना है? 1 से 3, 1 से 3 वर्ष। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 89, 89 क्या है? फालिक अवस्था की आयु है, फालिक अवस्था की आयु है 89। फट से बताइए ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 वर्ष। ये सब अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। तो जितनी भी अवस्थाएं दी गई हैं इनके द्वारा, तो उनको आप रट के जाइए, पढ़ के जाइए, नहीं तो एग्जाम में आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन नया है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। रक्षा युक्तियों का संबंध किससे है? डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रायड, स्किनर, डेवी और रूसो। ठीक है। यहाँ इसका रिलेशन किससे है? फ्रायड से, सिगमंड फ्रायड से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 हमने कंप्लीट कर लिया। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इन 10 क्वेश्चन में से लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, जो आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। हम देखते हैं 91 का। तो 91 में क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पियाजे ने और गार्डनर ने। तो 91 का राइट आंसर क्या है? ए, एरिक्सन ने। ठीक है। फिर क्या है? एरिक्सन ने विकास, एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6, 7, 8 और 9। एरिक्सन ने विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? 8 बताई हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था किस आयु में होती है? 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना। तो ये जो अवस्था होती है ये कितना होता है? 0 से 1 वर्ष। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह अवस्था किस आयु में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आप देख के जाइएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 94 आप देखेंगे, 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 3 वर्ष है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था से संबंधित है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो 95 का 95 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, किशोरावस्था। ठीक है। इसमें हम बताइए मॉन्टेसरी पद्धति के प्रवर्तक कौन थी? मॉन्टेसरी पद्धति के प्रवर्तक एनी बेसेंट, मारिया मॉन्टेसरी, हरलाक और रूसो। यहाँ पे क्या है? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे 97। ठीक है। स्व शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने, मॉन्टेसरी ने, डीवी ने, रूसो ने। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिया मॉन्टेसरी ने। क्या कौन सा दिया? स्व शिक्षा का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन हम और देख ले 98, फिर 99 और 100 आपके लिए होमवर्क है। क्या है? डायडेक्टिक एपार्टस किस शब्द किससे संबंधित है? फ्रायड से, एरिक्सन से, मॉन्टेसरी से और पियाजे से। तो 98 बताइए। ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहली बार आपको मिला होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए 98 का राइट आंसर क्या है हुआ? किससे रिलेटेड है? मारिया मॉन्टेसरी से। अब जो 98 हो गया, अब जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं 99, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल किसने दिया? इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल किसने दिया? तो इसका जो रिलेशन है 99 का किससे है? मारिया मॉन्टेसरी से है। चलिए होमवर्क हम रोकते हैं। आप फटाफट केवल क्लास को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके जाइए, और किसी भी क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आप इसको होमवर्क करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट का बॉक्स में बताना है। चिल्ड्रेन हाउस क्या है? चिल्ड्रेन हाउस बालक गृह की स्थापना किसने की? फ्रावेल ने, मॉन्टेसरी ने, रोसो ने, पेस्टालॉजी ने। तो आज की वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज ये सीडीपी पे क्लास थी, कल अपलोड होगी हिंदी की क्लास। पर डे 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, पर डे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आप उसको विजिट करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को चेकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आप उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बताते हैं तो इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।